जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मल्टीपल चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, लेकिन ये भी एक सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें जो भी करंटली ऐसी जॉब अपडेट्स हैं जिनके बारे में मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, उस पर मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो बनाता रहता हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही लेकर आया हूँ। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि 2026 में 15,000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज ऑलरेडी लाइन में आप लोगों की खड़ी खड़ी हुई हैं, और इनमें से बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में 90% स्टूडेंट्सों को पता भी नहीं है। तो आप क्या मानोगे? तो देखो, हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हर महीने किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको रिक्रूटमेंट निकलती हुई नजर आएगी। कहीं पर मंत्रालय होंगे, कहीं पर यूनिवर्सिटीज होंगी, कहीं पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर, कहीं पर डिफेंस में, कहीं पर राज्य सरकारों में। और प्रॉब्लम यहाँ पर वैकेंसी की वैसे है भी नहीं, प्रॉब्लम है लोगों को चीज़ों की अवेयरनेस की। और इसीलिए मैंने पूरी रिसर्च करके एक डैशबोर्ड आपके लिए इस सेशन के अंदर तैयार किया है, जिसमें मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन वाइज बताऊंगा कि अगर आप 10वीं पास हो, अगर आप 12वीं पास हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, या फिर अगर आपने मास्टर्स किया है, यानी कि हर कैटेगरी के लिए कौन सी जॉब अभी करंटली मार्केट में अवेलेबल है, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी लास्ट डेट कब है, और किस वैकेंसी को बिल्कुल भी आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा। तो इसीलिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक रुकना है, और लास्ट तक रुकने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एंड में एक कंप्लीट मैं आपको टाइमलाइन भी दूंगा, जिससे कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट इस चीज को मिस ना करे। तो चलिए फिर चीजों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो जो भी हो, एक जॉब ऑब्वियसली आपके लिए यहां पर आपको नजर आई जाएगी। ये सबसे सभी चीज होती है ना, कि अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई मैं तो 12वीं पास हूँ सर, मैंने तो जो ग्रेजुएशन करी है वो नॉलेज नॉर्मल से कॉलेज से करी है, मेरे पास तो इंजीनियरिंग नहीं है। तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को हर टाइप के कैंडिडेट की जरूरत होती है। अगर तुमने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है तो मतलब आपके लिए बैंकिंग भी है, राज्य सरकारों वाली पोस्ट भी है, पुलिस भी है, मिनिस्ट्रीज भी है। अगर मान लो आप में से कोई ऐसा है जिसका बैकग्राउंड टेक्निकल है, तो आपके लिए रेलवे टेक्नीशियन है, स्पेशलिस्ट जो ऑफिसर्स की जॉब निकलती हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग पोस्ट निकलती हैं, वो सब चीजें आपको नजर आएंगी। या फिर अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने मास्टर्स कर रखी हो, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसी जो काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट है वो भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसीलिए कभी क्वालिफिकेशन को आप लोगों को एक्सक्यूज नहीं बनाना है, क्योंकि पहले क्वालिफिकेशन आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टारगेट वैकेंसी चूज कर सकते हैं। अब इसमें लोगों से गलती क्या हो जाती है, लोग क्या करते हैं ना, हर फॉर्म को भर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी का भी एक प्रॉपर तैयारी करने का जो माहौल बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है। तो इसीलिए जो तेज बच्चे होते हैं वो वही होते हैं ना जो सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करते हैं। तो आज के सेशन का काम भी मैं वही आप लोगों के लिए करूंगा, जो एक्चुअली में अपना टारगेट हमें डिसाइड करने का रहता है। तो लीजिए भाई, बैंकिंग सेक्टर की तरफ आएंगे। बड़ी वैकेंसी, बड़ी सैलरी, यानी कि बैंकिंग पर मैं यहां पर आपके स्लाइड के अंदर बात करूंगा। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर किसी को एक स्टेबल कैरियर चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा प्रमोशन चाहिए, और एक अच्छा ऑफिस का उसका माहौल रहे, तो बैंकिंग आज भी बेस्ट ऑप्शंस में से एक माना जाता है। अब यहां पर आप लोगों को ना दो मेजर रिक्रूटमेंट मेरे पीछे नजर आ रही होंगी, जिसमें से पहला है आईबीपीएस पीओ एंड एमटी जर्नलिस्ट। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। ये जो जर्नल बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, उसकी रिक्रूटमेंट होती है। मतलब यहां पर सिंपल, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो बहुत है। इसकी सैलरी देखो, आपको मैंने यहाँ पर सैलरी का ब्रेकअप दे रखा है, 48,480 से लेकर 85,920 तक। तो ये मतलब एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपको मल्टीपल अलाउंसेस मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है, इसमें आपके प्रमोशन का स्कोप बहुत अच्छा है। आज आप पीओ की बात करते हैं, आज आप पीओ के पद पर जाएंगे, कल को आप ब्रांच मैनेजर बनेंगे, फिर आप एजीएम बनेंगे, फिर आप और ऊपर की तरफ जाते हैं।
इसी तरीके से दूसरी यहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट नजर आ रही है जो कि है IBPS एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट। एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये सबके लिए नहीं होती है। यहाँ पर आपसे कुछ वो स्पेसिफिक डिग्री मांगेंगे, जैसे कि वो आईटी के अंदर मांग सकते हैं, वो लॉ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एचआर के अंदर, राजभाषा के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। अगर किसी ने कोई स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएशन की है तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली उनके लिए काफ़ी कम हो जाएगा इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है, जहां आपके जो एलिजिबिलिटी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कर देता है, क्योंकि जहां पर एलिजिबिलिटी को स्पेसिफिक कर दिया गया वहां पर जो एप्लीकेंट्स होंगे वो भी कम होंगे और सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो कंपैरेटिवली आपके बेटर हो जाएंगे। और एक और चीज़, इस स्लाइड में मैंने आपको ये जो टेंटेटिव पोस्ट है 745 ये भी बता रखा है। ये पोस्ट भी हैं, इनकी डेट वगैरह भी हैं, ये सब चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करोगे तो अभी भी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम बचा है। इसलिए बैंकिंग को आप लोगों को बैकअप नहीं समझना है, खुद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरियर का आप लोगों के लिए विकल्प होता है। नेक्स्ट है जी आरआरबी टेक्नीशियन। आपको स्क्रीन पर शायद नजर आ रहा होगा आरआरबी टेक्नीशियन, और आईटीआई वालों के लिए सबसे बड़ा मौका। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने ना एक एक करके डिटेलिंग में भी प्रोवाइड कर रखी हैं ताकि जो मैं बोल रहा हूं वो आप यहां पर देख पाए। अब बात करते हैं ये रेलवे की। एंड अगेन ऑनेस्टली, अगर आप विज्ञान बैकग्राउंड से हैं यानी कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, आईटीआई या फिर बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये वैकेंसी स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए है। बहुत बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एसएससी के चक्कर में ना रेलवे के एग्जाम्स को इग्नोर ही करते चलते हैं, लेकिन क्या रियलिटी ऐसी ही है? क्या हमें मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए? आपको पता है ना कि रेलवे इंडिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर के रूप में जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वही निकालते हैं, और यहाँ जॉब सिक्योरिटी भी है, अच्छा प्रमोशन भी है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, और आपको रेलवे पास भी मिलता है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और लगभग वैकेंसीज जो मैंने यहाँ पर टोटल आपको बताई हैं वो बताई हैं 65 65 यानी कि अच्छा खासा नंबर है। मतलब कंपटीशन यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हैं। क्वालिफिकेशन भी इसमें इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास 10वीं प्लस आईटीआई है तो भी एलिजिबल हो, और अगर आईटीआई नहीं है लेकिन बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी कर रखी है, कंप्यूटर साइंस या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि रेलवे ने टेक्नीशियन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मल्टीपल यहाँ पर एंट्री रूट प्रोवाइड कर रखे हैं। अच्छा, एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा, सिर्फ आपको फॉर्म भरकर बैठ नहीं जाना है, आपको रेलवे का सिलेबस अच्छे से देखना है, आपको उनके सवालों का लेवल देखना है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपसे अभी तक पूछे गए हैं वो भी देखने हैं। तो रेलवे का एग्जाम पैटर्न एसएससी से थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो बच्चे ये डिफरेंस समझ गए ना उनका सिलेक्शन आपको पता है कि तुलनात्मक रिलेटिवली आपको आसान नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो डेडलाइन है ना इनको कृपया करके अच्छे से देखना। लास्ट डेट का हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट समय पर आपको पता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, आपकी फोटो रिजेक्ट कर दी जाती है, या फिर पेमेंट करने में हमें इश्यूज आते हैं। फिर आप टेलीग्राम पर लिखोगे कि सर बताइए कैसे करना है, लास्ट डेट एक्सटेंड होगी क्या, तो इसीलिए लास्ट वीक का भी देखो हमें वेट नहीं करना है। ओके, आगे आते हैं। ये है भाई आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंदर हाईली रेप्यूटेड जो डेस्क जॉब है। एक तरफ मैंने आपको जूनियर असिस्टेंट की एनबीईएमएस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वो चीजें हैं जैसे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। केंद्रीय मंत्रालय वाली जॉब, लोग सोचते हैं कि अरे इसमें तो सिर्फ 40 वैकेंसी है, 39 है, 111 है, 130 पोस्ट है ना, ऐसी तो सोचते ना, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। जो वैकेंसी काउंट है ना उससे पहले आप ये डिपार्टमेंट देखो, यहाँ नाम देखो NBEMS, ये बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये काफी रेप्यूटेड संस्थान है, और इनकी जो जॉब्स हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको काफी अच्छा नजर आएगा। अब मान लो कहीं पर जो 40 पोस्ट है लेकिन सिर्फ अप्लाई 15-20 हजार लोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई फेमस वैकेंसी है जिसमें आपको लाखों में फॉर्म भरते हुए नजर आए, तो अब बताओ आप कंपटीशन किसके अंदर ज्यादा हुआ?
तो इसीलिए जो तेज बच्चे होते हैं वो, मैंने जैसे पहले कहा कि वो सिर्फ वैकेंसी नहीं देते हैं, वो कंपटीशन को भी एनालाइज करते हैं। और एक और चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। कहीं पर आपसे 10th मांग रहे होंगे, कहीं पर आपसे 12th मांग रहे होंगे, कहीं पर आपसे ग्रेजुएशन मांग रहे होंगे। इसीलिए हर नोटिफिकेशन को हमारे लिए प्रॉपरली पढ़ना जरूरी होता है। कभी भी वो जो यूट्यूब की थंबनेल देखकर हमें बार बार फॉर्म भरने के लिए बोल दिया जाता है ना, वो नहीं करना है। आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसी को फाइनल मानो, ये हैबिट बना लो, ठीक है? क्योंकि वहां से आप बहुत सारी जो मिस्टेक करते हैं ना, वो वहीं से आपकी होना बंद हो जाएंगी। और मैं इसीलिए क्या कहूंगा ना, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये आप लोगों को खुद भी देखनी है। आधे लोग क्या करते हैं ना, फिर परेशान होते हैं कि यहाँ पर ये वो ये वो ये वो। मैं कोशिश करूंगा कि आपका लिंक वगैरह भी डाल दूं, बट मैं कहूंगा कि ये सारी चीजें आपको खुद से भी एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि इसकी डिटेलिंग तो मैं सारी देखो ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है? ये डेट्स वगैरह देख लीजिएगा भाई। यहाँ पर ये 31 जुलाई एग्जाम, 5 से 6 सितंबर को है। जूनियर असिस्टेंट इन NBEMS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर MTS LDC UDC स्टेनो ड्राइवर की 111 पोस्ट थी। 18 से 28 साल की उम्र थी। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन थी। और 21 जुलाई, अभी ये 17 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से देख लेना, थोड़ा लेट हो गई है वीडियो। यहाँ पर ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर मैक्सिमम में 30 है, पोस्ट 130 है। BCom BSc सिंपल ग्रेजुएशन, और डेट इसकी 24 जुलाई है। तो ये डेट्स जरूर आपको देखनी है। नेक्स्ट देखेंगे भी डिफेंस एंड पुलिस, यानी कि देश की सेवा और यूनिफॉर्म का जो रुतबा है, अगर आपको वो दिखाना है, ये भी जरूरी है। ये भी वैसी ही जॉब है ना जिनके लिए सबसे ज्यादा लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होती है, यूनिफॉर्म वाली जॉब्स। चाहे वो इंडियन नेवी हो, आपकी एयरफोर्स हो, या फिर आपकी पुलिस की जॉब हो, यूनिफॉर्म की अपनी अलग ही एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन हमें सिर्फ एक्साइटमेंट में यहाँ पर फॉर्म नहीं भरना है, हमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी पहले चेक करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि करके इंडियन नेवी ऑफिसर, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है 275 पोस्ट है, एज 18 से 26 है, क्वालिफिकेशन BTech मांग रहे हैं। सैलरी तो आपको नजर आ रही होगी, और डेडलाइन है आपकी 27 जुलाई, ठीक है? ऐसे ही बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस है, यहाँ पर 65 पोस्ट है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। मैक्सिमम उम्र उसमें 37 मांग रहे हैं। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर्ड में वो आपकी 30 जुलाई है। इंडियन एयरफोर्स MTS 6 पोस्ट है, 18 से 25 साल, क्वालिफिकेशन 10वीं पास, डेडलाइन 26 जुलाई है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये भाई प्लीज देख लीजिएगा। आपको पता है कि सैलरी भी अच्छी मिलती है, ऑफिसर लेवल की लाइफस्टाइल इसके अंदर आपको इंडियन नेवी ऑफिसर वाले अंदर मिलेगी। ट्रेनिंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आपका हाई लेवल का ही होता है। ये बिहार वाला जो मैंने आपको बताया, ये रिक्रूटमेंट भी अच्छी है। सिंपल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स इसके अंदर एलिजिबल है। अगर किसी की ड्रीम पुलिस सर्विस है तो वो क्या कर सकता है, स्टेट लेवल अपॉर्चुनिटी को भी वो इग्नोर थोड़ी ना करेगा। कई स्टूडेंट सिर्फ SSC का वेट करते रहते हैं, और राज्य के अंदर भी अच्छी अच्छी वैकेंसी उनके हाथों से निकल जाती हैं। एयरफोर्स के MTS वाली जो मैंने बात की है, यहाँ क्वालिफिकेशन आपसे 10वीं पास मांग रहे हैं। मतलब अगर आप हायर क्वालिफिकेशन वाले भी हो ना, तब भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, डिफेंस और जो पुलिस वाली जॉब्स है, वो सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं होता है। कई रिक्वायरमेंट्स में आपसे मेडिकल, आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स, और कभी कभी आपका फिजिकल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट वहां पर रोल अदा करता है, ठीक है? तो जो तैयारी है वो सिर्फ किताबों की नहीं करनी है, आपको अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस का भी अगर ध्यान रखना है, अगर इनमें आप अप्लाई कर रहे हो। डेडलाइन आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने बताया, सरकारी वैकेंसी किसी का वेट नहीं करती है, नोटिफिकेशन क्लोज होती है और फिर 1 साल का वेट करना पड़ता है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी के टाइम पर अगर हम उस चीज को ग्रैब कर लेंगे तो उससे बेस्ट कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे भाई, टॉप यूनिवर्सिटीज नॉन टीचिंग स्टाफ वैकेंसीज। अब देखो ये बहुत जरूरी है, नॉन टीचिंग स्टाफ वैकेंसीज, ये वो कैटेगरी है जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स इग्नोर करता है, और बाद में फिर उनको रिग्रेट होता है जब उनको पता चलता है कि उनका कोई जानकर वहां पर लग गया। यूनिवर्सिटीज की जो नॉन टीचिंग वाली वैकेंसीज है, देखो जब भी यूनिवर्सिटीज का नाम हमें सुनने मिलता है ना, सबसे पहले दिमाग में हमारे प्रोफेसर साहब आता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज में सिर्फ टीचिंग करने वाली जॉब नहीं होती है, वहां पर असिस्टेंट की जॉब होती है, जूनियर असिस्टेंट्स होते हैं, वहां पर स्टेनोज की रिक्वायरमेंट होती है, ड्राइवर चाहिए, क्लर्क चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, अकाउंट्स में बंदा चाहिए। बहुत सारी आपको नॉन टीचिंग पोस्ट भी रेगुलरली ये लोग निकालते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ हमें देखो, हमें कौन कौन सी दी गई है, हमें दी गई है JNU दिल्ली,
82 पोस्ट हैं, डेडलाइन 27 जुलाई है। जूनियर असिस्टेंट एक्सेट्रा, एज मैक्सिमम 40 है, क्वालिफिकेशन 10वीं या फिर ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग। ऐसे ही देखो SVP UAT, ये मेरठ के अंदर है, 62 पोस्ट है, डिटेल आपके सामने है। कामधेनु यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको नजर आ रही है, कहीं पर 10वीं मांग रहे हैं, कहीं पर ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, कहीं पर आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वो मांग रहे होंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, यूनिवर्सिटीज में जो जनरली वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना वो काफी अच्छा होता है, ऑफिस की जो टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है, प्रेशर कंपैरेटिवली वहां पर कम होता है। कई यूनिवर्सिटीज तो ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स से एप्लीकेशन लेती हैं और वैसा ये भी कर रहा है। तो इसीलिए सिर्फ अपने स्टेट की जो नोटिफिकेशन है वो मत देखा करो, दूसरे राज्यों या फिर जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज होती है उनको भी हमें फॉलो करना है। अगर टाइपिंग आती है या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आपके ऑप्शंस और भी बढ़ जाते हैं। और ये वही वैकेंसी है ना जो हेडलाइंस में आपको कम नजर आती हैं, आपने सुना भी नहीं होगा शायद, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे देती है। तो अगेन वही वाली बात कि जो तेज स्टूडेंट होगा ना वो इसी जो अंतर है ना जो लोगों को पता नहीं है इसका फायदा उठा जाएगा। तो ये चेक करनी है आपको अलग अलग पोर्टल्स पर जाकर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आपको एक हिडन जेम दिखाते हैं। ये हिड जेम जो है ना ये ज्यादा मजा आएगा इसको देखकर। ये है द हिडन जेम असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ये देखो ध्यान से समझिएगा, ये ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग इवन बात करते हैं, लेकिन जो इस पोस्ट को समझ लेता है उसका कैरियर कंपैरेटिवली पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। देखो ये कोई नॉर्मल क्लरिकल पोस्ट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट पर जो आपके हाथ में ना डिसीजन मेकिंग होती है, आप प्रशासन को भी हैंडल करते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर रेस्पेक्ट भी आपको काफी हाई मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज में यूपीएससी जैसा जो लंबा प्रोसेस है वो भी नहीं होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका वो सिलेक्शन ले लेता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी देखो, मास्टर्स डिग्री इसके अंदर ही मांग रहे हैं जनरली 55% मार्क्स के साथ। एज लिमिट भी इन्होंने नॉर्मली रखी है, ऐसे कोई बहुत खतरनाक ही नहीं इसमें मांग रहे हैं। आपको पता है कि 40 के राउंड तक मिल जाती है और सैलरी भी यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच सकती है अलाउंसेस के साथ। अब समझ रहे हो आप क्यों मैंने इसको हिडन जेम बोला है, क्योंकि कंपटीशन भी इसमें आपका रिलेटिवली कम है, सैलरी भी आपको नजर आ रहा है सबसे जबरदस्त है और प्रोफाइल भी काफी प्रेस्टिजियस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट के बारे में पता ही नहीं होता है, वो सिर्फ एसएससी, बैंक, रेलवे, इस पूरे के पूरे सर्कल में घूमते रहता है। तो इसीलिए अगर आपने मास्टर्स या तो कर रखी है या फिर कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को अपनी जो टारगेट लिस्ट है उसमें आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ये फ्यूचर में आपकी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज में से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं। यहीं खत्म नहीं हुआ है माहौल, ध्यान दीजिएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट आईटी डेटा एंट्री एंड एमटीएस वाले रोल है, राज्य सरकारों की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में मिथ रहता है, लोग ऐसे सोचते हैं कि राज्य सरकारों की जॉब्स जो होती हैं उनका लेवल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये गलत है। हर राज्य में ऐसे आपको डिपार्टमेंट्स नजर आएंगे जहां पर एक्सीलेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको डीएसएसबी के बारे में मैंने बता रखा है भाई, ये लेकिन शायद आपके हाथ से निकल गई भाई, ये 15 जुलाई थी, बट ये ना निकालते रहता है। इस डीएसएसबी के अंदर आपकी दिल्ली की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, आईटी असिस्टेंट जैसे पोस्ट यहाँ पर रेगुलरली आती रहती हैं। अगर टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर की आपको नॉलेज हो तो ये काफी अच्छा आपके लिए ऑप्शन बन सकता है, बट ये निकल गई है, आगे के लिए आप इसको अपने आप को ध्यान रखिएगा। ये है ICSIL दिल्ली। इसमें क्या रोल दे रहे हैं, ड्राइवर का, मल्टीटास्किंग वाले जो स्टाफ होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे रोल्स यहाँ पर दे रहे हैं। जो क्वालिफिकेशन है वो भी इन्होंने फ्लेक्सिबल रखी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ IAS और SSC सीजीएल वाली नहीं होती। इंडिया में हजारों डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जो नियुक्ति है वो करता है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के भरोसे बैठे रहते हैं उनके चांसेस भी देखो ऑटोमेटिकली फिर कम होने हैं, लेकिन जो हर रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करता है उसके सिलेक्शन के चांसेस आपके मल्टी टाइम्स बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्राइमरी टारगेट आपको एग्जाम करना है, एग्जाम को टारगेट करना है और उसके साथ 4-5 बैकअप रिक्रूटमेंट्स भी आपको रेडी रखना है। इस अप्रोच से जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ना वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब जो हमने अभी अलग अलग वैकेंसीज देखी है ना उनका क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। पोस्ट का नाम अभी जो मैंने पीछे दिखाया था आपको,
ठीक है, वो सारा मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, अलग अलग वैकेंसी देखी। लेकिन अगर अभी भी फाइनल दिमाग में आपके कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर आपको स्लाइड के अंदर कंफ्यूजन को कम कर दिया है। अगर आप 10वीं पास हो तो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन किसमें कौन सा है। अगर और भी अपॉर्चुनिटी आपकी खत्म नहीं होती है तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। जो भी चीज आपको समझ में आए, ये इसके अंदर पूरा मैंने डेट वाइज आपका सारा अरेंजमेंट करके यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब ये क्वालिफिकेशन का भी चेक कर लेते हैं। ग्रेजुएट्स एंड मास्टर्स के लिए देखो ये पीओ एंड एमटी जो मैंने बताया था आईबीपीएस के अंदर सिंपल ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, 21 तारीख है। जूनियर क्लर्क कामधेनु यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो ये भी जो पीछे डिस्कशन किया है ना, उसका भी मैंने एक ओवरऑल आपके सामने स्लाइड बना लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है अब लास्ट में अब जो डेडलाइन है भाई, देखो ऐसा नहीं करना है कि आपने पूरा काम कर लिया लेकिन आपने लास्ट में काम नहीं किया। भाई ये 15 तारीख वाली तो मेरी तरफ से मिस हो गया है। बाकी ये जो 21 जुलाई वाली आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस एसओ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है वो देख लेना है। 24 जुलाई को आपका कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया आईसीएसआईएल के अंदर है। 26 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स के अंदर एमटीएस वाली जो थी। 27 जुलाई को इंडियन नेवी जेएनयू नॉन टीचिंग। 29 जुलाई को आरआरबी टेक्नीशियन वाली एंड देन 30 जुलाई बिहार पुलिस वाला। 31 जुलाई एनबीईएमएस आपका कामधेनु यूनिवर्सिटी एंड एसवीपीयूटी मेरठ वाली यूनिवर्सिटी। तो ये सारी की सारी पोस्ट जो अभी हमने एक्सप्लेन करी, उनके बारे में जाना, उनसे रिलेटेड डिटेलिंग देखी, वो मैंने आपको इस फाइनल गाइडलाइन के अंदर बता दी, तो दैट कि आप मिस ना करें। तो मजा आया। ये सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं अभी आपकी ओपन है। जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी मंत्रालय, जिस भी एजेंसी की मैंने बात करी है वहां पर जाएं। अगर आप इनको गूगल पर सर्च कर लेंगे, इसको आप चैट जीपीटी पर सर्च कर लेंगे तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिंक आपको दे देगा। उस रिक्रूटमेंट लिंक को आपको फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, जो प्रोसेस है उसको वहां पर अप्लाई करना है एंड देन इसके अंदर जाकर आपको अप्लाई करना है और जॉब लेनी है, तैयारी करनी है, बस। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है, क्योंकि इस चैनल पर मैं जॉब रिलेटेड भी बातें करता हूं, मैं पढ़ाई रिलेटेड भी बातें करता हूं, एसएससी और बाकी के अन्य जो सरकारी एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूं। तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इस कॉमेंट सेक्शन का यूज़ ज़रूर करें। अगर आपको तारीफ भी करनी है तो आप तारीफ भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।